हेलो फ्रेंड्स। हमने राइट टू फ्रीडम की इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा था कि राइट टू फ्रीडम में टोटल 5 आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, 21, 21A और आर्टिकल 22। हमने पिछली वीडियो में आर्टिकल 19 को कवर कर लिया था और अब देखेंगे आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 में हम देखेंगे कि कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उन लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं या फिर जिनका केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है। बट क्वेश्चन ये है कि जिसने क्राइम किया है उसको तो पनिशमेंट मिलना ही चाहिए। तो फिर उन लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह की प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है? तो प्रोटेक्शन से मतलब यहाँ पर ये है कि किसी भी एक्यूज्ड को निर्धारित पनिशमेंट से ज़्यादा पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए। और ये इंश्योर किया गया है आर्टिकल 20 के 3 प्रोविजंस के थ्रू। ये 3 प्रोविजंस हैं: प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन, नो डबल जेपार्डी और नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इन तीनों प्रोविजंस को हम डिटेल में समझेंगे। स्टार्ट करते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन से। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि पार्लियामेंट अगर कोई भी क्रिमिनल लॉ पास करेगा तो वो लॉ उस दिन से एप्लीकेबल होगा जिस दिन वो लॉ पास हुआ है। किसी भी क्रिमिनल लॉ को रेट्रोस्पेक्टिव डेट से लागू नहीं किया जा सकता। मतलब जिस दिन वो लॉ पास हुआ है उसके पुरानी किसी डेट से उसको लागू नहीं किया जा सकता। और ये लिमिटेशन सिर्फ क्रिमिनल लॉज पर एप्लीकेबल है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सरकारी दफ्तरों के करप्शन को ख़त्म करने के लिए पार्लियामेंट ने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 पास किया था। और इस एक्ट के हिसाब से अगर कोई भी इंसान करप्शन करते हुए पकड़ा जाएगा तो उसे 3 से 7 साल तक की सज़ा हो सकती है। ये एक्ट आया था 1988 में और मान लो आपने करप्शन किया था 1987 में और इस करप्शन के बारे में मान लो इसी साल पता चला, यानी साल 2020 में। तो हम ये कह सकते हैं कि हमें 1987 में किए गए करप्शन के लिए पनिश नहीं किया जाएगा, क्योंकि 1987 में जब आपने ये क्राइम किया था तब करप्शन के लिए कोई कानून ही नहीं था। तो ये हुआ नो एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन। आर्टिकल 20 का नेक्स्ट प्रोविज़न है नो डबल जेपार्डी। इसका मतलब ये है कि एक इंसान को एक ऑफेंस के लिए 2 बार सज़ा नहीं दी जा सकती। फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी को मार दिया है और उसके लिए आपको कोर्ट से सज़ा मिल चुकी है तो आपको दोबारा उसी सेम क्राइम के लिए दोबारा सज़ा नहीं दी जा सकती है। हालांकि अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति को मार देते हैं तो ऑब्वियसली वो डिफरेंट मामला है और कोर्ट आपको उसके लिए सज़ा देगा। लेकिन सेम व्यक्ति को जो आपने मारा था उसके लिए आपको डिफरेंट सज़ा नहीं दी जा सकती है। आर्टिकल 20 का तीसरा और आखिरी प्रोविज़न है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इसका मतलब ये है कि आपको आपके खुद के क्राइम के लिए विटनेस नहीं बनाया जा सकता। कहने का मतलब ये है कि अगर आप पुलिस या मीडिया के सामने ये कबूल करते हो कि हाँ आपने ही क्राइम किया है, तो भी कोर्ट इस बात को तब तक नहीं मानेगा जब तक कि आप कोर्ट के सामने खुद कबूल नहीं कर लेते। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी तो पॉसिबल है कि पुलिस ने आपको पीट पीट कर टॉर्चर करके आपसे कबूल करवाया हो, आपसे लिखवा लिया हो कि क्राइम आपने किया है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि पुलिस कई बार जो है क्रिमिनल्स के साथ लाई डिटेक्टर टेस्ट करती है, पॉलीग्राफिक टेस्ट करती है। ऐसी टेक्निक्स यूज़ करके लोगों से उगलवा लेती है कि हाँ क्राइम जो है उन्होंने ही किया है। बट इन टेस्ट और टेक्निक्स का रिजल्ट्स पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए तो यूज़ कर सकती है, लेकिन इन टेस्ट या टेक्निक्स का जो रिजल्ट है वो कोर्ट्स की नज़र में कोई मान्यता नहीं रखता है। तो हमने आर्टिकल 20 के तीनों प्रोविजंस, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो डबल जेपार्डी और नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, तीनों को कवर कर लिया है। अब देखते हैं कि आर्टिकल 20 किस किस पर लागू होता है। तो आर्टिकल 20 जो है वो सिटीजन्स, नॉन सिटीजन्स और एनिमी एलियंस तीनों के लिए लागू होता है। और आर्टिकल 20 की इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हो कि इस आर्टिकल में दिए गए प्रोविजंस को इमरजेंसी के दौरान भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। और अब हम देखेंगे आर्टिकल 21 को। आर्टिकल 21 हर एक इंसान, चाहे वो भारत का नागरिक है या नहीं, सभी के राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करता है। आर्टिकल 21 है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। यहाँ पर राइट टू लाइफ का मतलब जानवरों की तरह सिर्फ खाना, सोना या सांस लेना या फिर बेयर मिनिमम सर्वाइव करते रहना बिल्कुल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ का मतलब हर उस चीज़ से है जिससे इंसान की ज़िंदगी जीने लायक बन सके, या कहें कि किसी को अपनी ज़िंदगी सम्मानपूर्वक या डिग्निटी से जीने के लिए जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सब राइट टू लाइफ का पार्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने एक लंबी चौड़ी लिस्ट ऑफ राइट्स को आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ का पार्ट माना है। आप जब इस लिस्ट को देखेंगे तो आपको राइट टू हेल्थ, राइट टू फ्री लीगल एड, राइट टू ट्रेवल अब्रोड, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू स्लीप जैसे बहुत सारे राइट्स देखने को मिलेंगे।
हमें इस लिस्ट को याद करने की तो ज़रूरत नहीं है, बट इसे एक बार पढ़ लोगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट की नज़र में कौन कौन सी ज़रूरी चीज़ें हैं जिन्हें मिलने से इंसान जो है वो डिग्निटी के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजार सकता है। बट अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी हमारा फंडामेंटल राइट है, तो फिर इतने सारे लोग जेल में क्या कर रहे हैं? क्योंकि किसी को अरेस्ट करना या उसको कन्फाइन कर लेना उसे उसकी पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव करना हुआ। तो इसका आंसर भी हमें आर्टिकल 21 में ही मिलता है। आर्टिकल 21 जहाँ एक तरफ हमारी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करता है, वहीं आर्टिकल 21 ये भी कहता है कि स्टेट अगर चाहे तो कानून के दायरे में रहते हुए कानून में दिए गए प्रोसीजर्स को फॉलो करके किसी भी इंसान के राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को छीन सकता है। और ये हमें देखने को मिलता है आर्टिकल 21 में दिए गए 4 शब्दों में, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। यानी स्टेट जो है वो लॉज द्वारा प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर्स को फॉलो करके किसी भी इंसान के राइट टू लाइफ या पर्सनल लिबर्टी को कर्टेल या फिर डिप्राइव कर सकता है। बट अगर स्टेट लॉ को नहीं मानता है या प्रॉपर प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं करता है, तो सुप्रीम कोर्ट में आप रिट पिटीशन डाल सकते हो और स्टेट के इस एक्ट को चैलेंज कर सकते हो। यानी अब तक हमने जो भी समझा उससे एक बात तो क्लियर हो गई कि आर्टिकल 21 जो है वो हमारे राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शन से प्रोटेक्ट करता है। इस बात को और सिंपल वे में हम इस तरह समझ सकते हैं कि स्टेट एग्जीक्यूटिव अपनी मर्जी से किसी के राइट टू लाइफ या फिर पर्सनल लिबर्टी को छीन नहीं सकता है। वो जो भी काम करेंगे वो कानून के दायरे में रह के कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी कहानी हम देख रहे हैं वो सब इस बात पर डिपेंडेंट है कि लॉ फॉलो हो रहा है कि नहीं। बट अगर लॉ खुद गड़बड़ हो तो अगर हम देखें तो हमारे जो लॉज हैं जो हम फॉलो करते हैं, बहुत सारे लॉज जैसे कि सीआरपीसी और आईपीसी, ये तो अंग्रेज़ों के ज़माने के लॉज हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि उस समय के लिखे हुए सभी लॉज जो हैं वो वैलिड हो। तो क्या आप इन्हें सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो? अगर आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो एक बार फिर से इस लाइन को पढ़ लो, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। ये लाइन साफ साफ ये बात कह रही है कि लॉ में जो लिखा है उसको फॉलो किया जाएगा। लॉ रीजनेबल है, जस्ट है, फेयर है, ये क्वेश्चंस आप नहीं कर सकते हो। तो ये बात क्लियर हो गई कि आर्टिकल 21 हमारे राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शन से प्रोटेक्ट करता है, आर्बिट्ररी लेजिस्लेटिव एक्शन से प्रोटेक्ट नहीं करता है। और ये बात प्रूव भी हो गई थी 1950 के ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस में। यहाँ क्या हुआ कि 1950 में सरकार ने प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट पास कर दिया था और इस एक्ट के चलते कम्युनिस्ट लीडर ए के गोपालन को डिटेन कर लिया गया था। ए के गोपालन ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की, बोला कि भाई मैंने कुछ किया ही नहीं है, उसके बावजूद मुझे डिटेन कर लिया गया है, मेरी पर्सनल फ्रीडम छीन ली गई है, ये तो आर्टिकल 21 का इन्फ्रिंजमेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 के अंतर्गत पकड़ा गया है, तो जो लॉ है उसको तो माना ही जाएगा, जो कायदा है सो है। तो बात साफ हो गई। ए के गोपालन जो है वो ये केस हार गए। बट इसके कुछ साल के बाद 1978 में मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में एक अलग ही कहानी निकल कर सामने आई। यहाँ पर क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेनका गांधी का पासपोर्ट जब्त कर लिया। कोई खास रीज़न नहीं दिया था उन्होंने, बस ये बोला कि पब्लिक इंटरेस्ट में आपका पासपोर्ट जब्त किया जा रहा है। मेनका गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दी कि बिना पासपोर्ट के वो देश से बाहर नहीं जा सकती हैं। एक तरह से ये तो देश के अंदर उनको कैद कर दिया गया है, तो ये तो आर्टिकल 21 का इन्फ्रिंजमेंट हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से पूछा कि भाई क्या बात है, क्यों पासपोर्ट रखा है इनका? मैं तुझसे पूछ रहा हूं। तो गवर्नमेंट ने जवाब में कहा कि पासपोर्ट एक्ट 1967 के क्लॉज 10 में लिखा है कि हम किसी का भी पासपोर्ट जब्त कर सकते हैं पब्लिक इंटरेस्ट में, तो हमने कर लिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये कैसा कानून है, कम से कम लॉ जो है वो रीजनेबल होना चाहिए। यानी सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने जजमेंट को ओवररूल करते हुए कहा कि आर्टिकल 21 में अब ये भी देखा जाएगा कि लॉ जो है वो रीजनेबल होना चाहिए। यानी अब जो है आर्टिकल 21 हमें आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शन और आर्बिट्ररी लेजिस्लेटिव एक्शन दोनों से प्रोटेक्ट करता है। तो हम कह सकते हैं कि बेशक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ लिखा हुआ है, बट मेनका गांधी केस के बाद से सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन इशारा करती है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की तरफ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो एक अमेरिकन एक्सप्रेशन है जो ये कहता है कि एग्जीक्यूटिव्स को कानून के दायरे में काम करना चाहिए और कानून की वैलिडिटी को भी चैलेंज किया जा सकता है। मेनका गांधी केस के बाद कई और लैंडमार्क जजमेंट जैसे कि फ्रांसिस कोरेली मुलिन, ओल्गा टेलिस और 1993 के उन्नी कृष्ण केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट्स में बार बार ये रिआइट्रेट किया है कि लॉज की वैलिडिटी को क्वेश्चन किया जा सकता है। तो ये तो बात हो गई राइट टू लाइफ की।
बट जब हम बात करते हैं राइट टू लाइफ की, तो हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन भी आता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट टू लाइफ देता है तो क्या राइट टू डाई भी देता है? क्या हम अपनी मर्जी से अपनी लाइफ को एंड भी कर सकते हैं? देखो, लाइफ को एंड दो तरह से किया जा सकता है, थ्रू यूथेनेसिया या फिर सुसाइड के थ्रू। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर आप खुद अपने आप को मार देते हो तो वो होगी सुसाइड। बट अगर कोई इंसान टर्मिनली इल है, मतलब एक ऐसी बीमारी से पीड़ित है जिसका कोई इलाज नहीं है, बेड से उठ नहीं सकता है, उसकी इतनी हालत ख़राब है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता है, यानी ज़िंदगी जो है वो मौत से बदतर हो चुकी है, और ऐसे में कोई दूसरा इंसान, मोस्टली डॉक्टर्स जो है, अगर वो उसको ऐसा इंजेक्शन देते हैं ताकि उसकी जल्दी से मौत हो जाए तो उसे कहा जाएगा यूथेनेशिया। तो ये तो हुआ डिफरेंस। अब ये जो सुसाइड है ये कुछ सालों पहले तक एक पनिशेबल ऑफेंस थी। अगर कोई बंदा सुसाइड करते हुए पकड़ा जाता था तो उसके लिए सज़ा का प्रावधान था। बट 2017 में एक नया कानून आया और सुसाइड जो है वो अब क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। बट अगर बात करें यूथेनेशिया की, तो यहाँ पर दो तरह का यूथेनेशिया हो सकता है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव यूथनेशिया के केस में जो पर्सन सफ़र कर रहा है उसको एक लेस पेनफुल डेथ देने के लिए डॉक्टर्स द्वारा उसकी बॉडी में कुछ इंजेक्ट करवा दिया जाता है। जबकि पैसिव यूथनेसिया के केस में क्या होता है कि इंसान का जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, जैसे कि वो अगर ऑक्सीजन सिलेंडर्स पे है या दवाइयों के सहारे अगर जी रहा है, तो उसकी जो दवाइयाँ हैं उसको बंद कर दिया जाता है। उसको अगर ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत है तो उसको हटा दिया जाता है ताकि वो खुद अपनी मौत मर जाए। ठीक है, तो इंडिया में एक्टिव यूथनेसिया जो है वो इलीगल है, जबकि पैसिव यूथनेसिया को 2018 में लीगल कर दिया गया था। हेलो फ्रेंड्स, इस बात पर हम सब लोग एग्री करेंगे कि किसी भी इंडिविजुअल के डेवलपमेंट में एजुकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक्चुअली एजुकेशन प्रिपेयर्स एन इंडिविजुअल फॉर हिज लाइफ, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21A में हमें राइट टू एजुकेशन देता है। देखो, जब भी किसी आर्टिकल के साथ किसी अल्फ़ाबेट को जुड़े देखते हो तो समझ जाना चाहिए कि उस आर्टिकल को किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा ऐड किया गया है, और आर्टिकल 21A को 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। यानी हम कह सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के एनेक्टमेंट के वक्त यानी 26 जनवरी 1950 में आर्टिकल 21A हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। तो क्या इसका मतलब ये भी है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने हमें राइट टू एजुकेशन दिया ही नहीं था? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में हमें एक आर्टिकल देखने को मिलता है, आर्टिकल 45। इस आर्टिकल में हमें राइट टू एजुकेशन दिया गया था, और प्रोविज़न ये था कि 0 से 14 ईयर्स तक के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। बट कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी आर्टिकल 45 भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का ही पार्ट हुआ। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को हम शॉर्ट में DPSP कहते हैं। DPSP बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो पार्ट है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शंस, रिकमेंडेशंस दी गई हैं जिन्हें ध्यान में रखकर किसी भी स्टेट को अपनी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। यानी DPSP में दिए गए आर्टिकल्स स्टेट के लिए मात्र गाइडलाइंस हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि स्टेट इनको फॉलो करे ही। बट वहीं दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 यानी फंडामेंटल राइट्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। पार्ट 3 के किसी भी आर्टिकल के वायलेशन के केस में सीधे सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट ये इंश्योर करेगा कि पार्ट 3 में दिए गए किसी भी राइट का वायलेशन ना हो। तो हमारे लॉ मेकर्स ने डिसाइड किया कि एजुकेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस और फोकस देने के लिए हमें राइट टू एजुकेशन को पार्ट 3 में रखना होगा। इसीलिए 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा पार्ट 3 में आर्टिकल 21A को इंट्रोड्यूस किया गया, जो है राइट टू एजुकेशन। यहाँ पर कहा गया कि अब ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करे, और ये एजुकेशन स्टेट कैसे प्रोवाइड करना चाहता है ये स्टेट खुद डिसाइड कर सकता है। बट गौर करने वाली बात यह है कि DPSP में 0 to 14 ईयर्स के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात की गई थी, और यहाँ आर्टिकल 21A में सिर्फ 6 से 14 साल के बच्चों की एजुकेशन को कवर किया गया है। इसीलिए 86 अमेंडमेंट एक्ट में DPSP में दिए गए ओरिजिनल आर्टिकल 45 को भी यहाँ पर एज लिमिट जो पहले 0 to 14 थी उसको 0 to 6 कर दिया गया है। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन रिकमेंड कर रहा है कि स्टेट को 6 साल तक के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराना है, बट 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराना है, ये स्टेट के लिए कंपलसरी है। इसके अलावा 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड एक आर्टिकल और ऐड किया गया, और वो आर्टिकल था आर्टिकल 51A। आर्टिकल 51A कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में देखने को मिलता है,
जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिखी हैं। बेसिकली फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो इंडियन सिटीजन्स के लिए एक मॉरल ऑब्लिगेशंस की तरह काम करती हैं, और डीपीएसपी की तरह फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी लीगली एनफोर्सेबल नहीं है। आप उनको मान सकते हो, अगर नहीं मानते हो तो कोई आपको कोर्ट में नहीं लेके जाने वाला है। आर्टिकल 51A ये कहता है कि भारत के सभी नागरिकों को चाहिए कि वो अपने 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ दें। बट राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड इन आर्टिकल्स में आप देख सकते हैं कि 14 साल को मैक्सिमम एज लिमिट माना गया है। ये दर्शाता है कि अभी भारत के पास इनफ रिसोर्सेज नहीं है कि वो 12th क्लास तक की फ्री और कंपलसरी एजुकेशन फ्री में प्रोवाइड करा सकें, क्योंकि ये गवर्नमेंट के ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन हो जाएगा। आर्टिकल 21A को परस्यू करने के लिए पार्लियामेंट ने 2009 में द राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन RTE एक्ट 2009 को पास किया। इस एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि सभी बच्चों को एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन फ्री में मिल जाए थ्रू फॉर्मल स्कूलिंग। इस एक्ट में कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं कि स्टूडेंट टीचर रेशो स्कूल्स में क्या होना चाहिए। स्कूल्स को गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में उनको क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स करने हैं, और उनको उसके लिए 3 साल का समय भी दिया गया है। इसके अलावा जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें 25% सीट्स इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज लोगों के बच्चों के लिए रिजर्व की गई हैं। इसी एक्ट में नो डिटेंशन पॉलिसी को भी लागू किया गया था, यानी कहा गया कि 8th क्लास तक के किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा। ऐसे बहुत सारे चेंजेस यहाँ किए गए हैं।